नमस्कार साथियों। आज अपन रीट मेंस एसएसटी इकोनॉमिक्स के टॉपिक के बारे में चर्चाएं शुरू करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक है अपना वो है निर्धनता। और निर्धनता जो टॉपिक है और जितने भी अपन इकोनॉमिक्स के टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे ये सभी एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। मतलब जितने भी टॉपिक हैं उसमें एनसीईआरटी का सार बोल सकते हैं आप लोग या निचोड़ बोल सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज अपन निर्धनता। सबसे पहले अपन निर्धनता को समझ लेते हैं कि निर्धनता का अर्थ क्या होता है। देखिएगा, निर्धनता एक ऐसी सामाजिक समस्या है जिसके अंतर्गत समाज का कोई भी वर्ग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता या पूरा करने से वंचित रह जाता है, उसे निर्धनता कहा जाता है। यहाँ पर दो चीज़ मेन है जो कि आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले कि निर्धनता कौन सी समस्या है, सामाजिक समस्या है, ना कि आर्थिक समस्या है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। क्या प्रश्न पूछा गया है वो मैं आपको लाइन बता सकता हूँ। देखिएगा, निर्धनता है, पहला ऑप्शन आ जाएगा आर्थिक समस्या, दूसरा ऑप्शन आ जाएगा सामाजिक समस्या, तीसरा ऑप्शन आ जाएगा ए व बी दोनों, और चौथा आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है, निर्धनता एक सामाजिक समस्या है। क्लियर है। अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर जो वर्ग हैं, वर्ग का मतलब कोई भी वर्ग हो सकता है, वह अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता है। मूलभूत आवश्यकताओं का मतलब यहाँ पर यह है कि कोई भी व्यक्ति अपना जो मूलभूत है, मूलभूत में क्या क्या आता है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, सामान्यतः यही आता है। लेकिन 86वां संविधान संशोधन जो हुआ है, यहाँ पर देखिएगा नोट के रूप में, मूलभूत आवश्यकताओं में शामिल रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, और 86वां जो संविधान संशोधन हुआ है 2002, उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य को भी मूलभूत आवश्यकता माना है। अर्थात अपन कह सकते हैं मूलभूत आवश्यकता वर्तमान के परिदृश्य में क्या है, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं भी आपकी मूलभूत आवश्यकताओं में सम्मिलित की जाती हैं। अब बात करते हैं अपन, देखिएगा एनसीईआरटी में निर्धनता के बारे में कुछ फैक्ट जो चीज़ें दे रखी हैं वो है कि देश का प्रत्येक पांचवा व्यक्ति, अपने भारत देश की बात कर रहे हैं, भारत का प्रत्येक पांचवा व्यक्ति क्या है, एक निर्धन है। इस फैक्ट को विशेष याद रखना है। फिर अगर बात करें विश्व के संदर्भ में, तो विश्व में भारत में सबसे अधिक निर्धनों का क्या है, संकेंद्रण है। संकेंद्रण का मतलब विश्व में अगर अपन भारत की बात करें तो भारत में सर्वाधिक जो है निर्धनता का केंद्र कौन बना हुआ है, भारत बना हुआ है। आगे बात करते हैं, निर्धनता के आकलन की सामान्य विधि कौन सी है, तो वो है आय या उपभोग स्तरों पर आधारित होती है। ठीक है, जैसे अपन कैलोरी में मापते हैं या प्रति माह या प्रतिदिन, जिस हिसाब से अपन कैलोरी काउंट कर रहे हैं तो उस हिसाब से अपने को ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों हो सकता है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखने वाला पॉइंट है रीट के हिसाब से। क्या है, सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों हो सकता है। सामाजिक अपवर्जन का मतलब यहाँ पर यह है कि समाज के अंदर जो आर्थिक विभिन्नताएं हैं, अपवर्जन जो मतलब दूर वर्ग हैं, एक अमीर हैं एक बिल्कुल निम्न स्तर का व्यक्ति है, तो वो एक कारण और परिणाम दोनों हो सकता है किसका, निर्धनता का। और ये बात अपन डिस्कस कर ही चुके हैं कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा और स्वास्थ्य को भी मूलभूत आवश्यकता माना है। आगे बात करते हैं निर्धनता का मापन। निर्धनता को कैसे मापा जा सकता है तो उसके बारे में है। तो निर्धनता को दो तरीके से माप सकते हैं। तो अपन कह सकते हैं निर्धनता का मापन दो प्रकार से किया जाता है। पहला निरपेक्ष निर्धनता, दूसरा है सापेक्ष निर्धनता। अब ये निरपेक्ष निर्धनता और सापेक्ष निर्धनता को अपन किस देश के संदर्भ में देखते हैं, तो निरपेक्ष निर्धनता जो है वो ऐसे देश जहाँ पर विकास प्रगतिशील है, या अपन कह सकते हैं विकासशील देशों के लिए, जैसे भारत जैसे देश हैं, तो वहाँ पर अभी भी निरपेक्ष निर्धनता ही का मापन काम में प्रयोग में लिया जाता है। दूसरा बात करते हैं सापेक्ष निर्धनता। सापेक्ष निर्धनता जो है वो विकसित देशों में मापन में प्रयोग में लिया जाता है।
और आगे अपन इन मेथड को और डिटेल से विस्तृत से चर्चा करेंगे, लेकिन आपको मुख्यतः ये ध्यान रखना है कि निर्धनता का मापन मुख्यतः दो तरीके से किया जाता है। एक तो निरपेक्ष निर्धनता है और एक है सापेक्ष निर्धनता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं आगे। देखिएगा, निर्धनता का जो मापन है वो कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है, जिसकी पूर्ति खाद्य वस्तुएं, अब खाद्य वस्तुओं में भी कौन सी है, जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं। देखो, वस्तुएं भी तीन प्रकार की अपन बात लेते हैं, एक तो आवश्यक, आरामदायक और विलासिता वाली वस्तुएं। लेकिन यहाँ पर जो खाद्य वस्तुएं हैं वो आवश्यक, अब आवश्यक क्या है अपने लिए, रोटी है ना, जो खाने की जो चीज़ मेन, जिसके बिना अपन नहीं रह सकते हैं, है ना, वो आवश्यक वस्तु हैं। तो उनकी पूर्ति, ये जो फैक्ट हैं आपको एनसीईआरटी से उठाए हुए हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर लिखा हुआ है डिटेल से, और जितना भी निचोड़ है एनसीईआरटी का वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा, और बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमको एक सकारात्मक ऊर्जा मिले, ताकि अपन ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें, आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट हम आपके साथ साझा कर सकें। आगे बात करते हैं, भारत में स्वीकृत कैलोरी, मतलब भारत में कितनी कैलोरी जो है वो पैमाने के रूप में काम में ली गई हैं, तो वो हैं कि भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेष यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से है। इस फैक्ट को थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को कि ये फैक्ट डायरेक्ट जो है आंकड़े से बेस्ड है, तो ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता जो कैलोरी है वो कितनी है। तो 2400 जो है कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। इस आंकड़े को थोड़ा सा विशेष आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है ना। फिर आगे बात करते हैं, अब शहरी क्षेत्रों में, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों की अपन बात कर चुके हैं, 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से है। तो शहरी क्षेत्रों में कितनी होगी, तो शहरी क्षेत्रों में वो है 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से। अब यहाँ पर आप लोगों के मन में ये संशय आ रहा होगा कि ये इतना डिफरेंस क्यों है कि भाई ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी हैं और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी हैं। तो ये सिंपल सा एक लॉजिक है कि गाँव के जो लोग हैं वो कृषि कार्यों में संलग्न रहते हैं या पशुपालन से संबंधित रहते हैं, तो वो परिश्रम ज़्यादा करते हैं, और परिश्रम ज़्यादा करते हैं तो ऊर्जा का खपत ज़्यादा होगा। तो वहाँ पर 2400 कैलोरी की उनको लगभग आवश्यकता होती है प्रतिदिन के हिसाब से। और शहरी क्षेत्र जो लोग बाग हैं वो इतना परिश्रम तो वो भी करते हैं, लेकिन वो शारीरिक रूप से इतना परिश्रम नहीं करते हैं बनिस्बत ग्रामीण क्षेत्रों के। तो वहाँ पर इसलिए मापदंड 2100 कैलोरी यहाँ पर लिया गया है। लेकिन आपको तो विशेष ये ध्यान रखना है कि आंकड़ा ध्यान रखना है कि कितना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब बात करते हैं, अपन ने जो मापन देखा है निर्धनता मापन, जो दो प्रकार का होता है, एक तो सापेक्ष निर्धनता और एक निरपेक्ष निर्धनता। सबसे पहले अपन शुरुआत करेंगे सापेक्ष निर्धनता के बारे में, पढ़ेंगे कि जो रिलेटिव पॉवर्टी है वो क्या होती है, ठीक है ना। तो बात करते हैं, सापेक्ष निर्धनता जो है वो एक तुलनात्मक अध्ययन है। कौन सा अध्ययन है, तुलना। ये सारे जो फैक्ट हम आपको देख रहे हैं, दिया जा रहा है, वो हूबहू पॉइंट टू पॉइंट है, और कोई अलग से पढ़ने वाली चीज़ नहीं है कि आपको अलग से कोई गाइड पढ़ लें। सफिशिएंट है, बहुत अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा। तो सबसे पहला है, सापेक्ष निर्धनता एक तुलनात्मक अध्ययन है जो देश की आय तथा निम्न स्तर की जनसंख्या के मध्य तुलना करती है। यहाँ पर ये ध्यान रखना कि जो सापेक्ष निर्धनता है वो एक प्रकार से तुलनात्मक अध्ययन है, और देश या राष्ट्र की बात कर सकते हैं, जो आय, राष्ट्र की आय और निम्न स्तर की जनसंख्या है। निम्न स्तर की जनसंख्या का मतलब जो गरीबी रेखा से नीचे है, की तुलना करती है सापेक्ष निर्धनता। सापेक्ष निर्धनता एक सैद्धांतिक अध्ययन है। कौन सा अध्ययन है, सैद्धांतिक। अब सैद्धांतिक अध्ययन का मतलब यहाँ पर है कि ये विधियों के माध्यम से चलती हैं। तो इसमें दो प्रकार की विधियाँ चलती हैं, एक तो लॉरेंज वक्र विधि और एक चलती है गिनी गुणांक विधि, ठीक है। तो यहाँ पर एक सैद्धांतिक है जिसके कुछ नियम कानून या विधियाँ बनी हुई हैं, उसके माध्यम से अध्ययन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद करते हैं, सापेक्ष जो निर्धनता है वो आय की विषमता का मापन करती है। आय की विषमता का मतलब है कि आय में कितना अंतर है, कितनी समानता है और कितनी असमानता है, ठीक है। तो आय की विषमता का मापन करती है, तो आय की समानता और असमानता को दर्शाती है कौन, सापेक्ष निर्धनता, ठीक है।
आगे बात करते हैं। सापेक्ष निर्धनता का जो मापन है सामान्यतः विकसित देशों में किया जाता है। जैसे अपन ने स्टार्टिंग में ये बात कर ली थी कि कौन से देशों में किस प्रकार की निर्धनता का मापन किया जाता है, तो सापेक्ष निर्धनता जो है वो विकसित देश जैसे कि अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, बहुत सारे जो विकसित देश और भी है, तो उनमें इस प्रकार की निर्धनता का मापन किया जाता है। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें सिंपली सामान्य अर्थ में अगर अपन बात करें सापेक्ष निर्धनता एक्चुअल में है क्या, तो अगर अपन बात करें कि अमेरिका का कोई व्यक्ति है, उसकी प्रति व्यक्ति आय की तुलना में भारतीय व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय जो है वो अपेक्षाकृत या सापेक्ष रूप से अगर क्या है कम है, सापेक्ष रूप से क्या है कम है, इसी को अपन क्या बोलेंगे सापेक्ष निर्धनता बोलेंगे। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। जैसे कि मैंने बात करा सापेक्ष निर्धनता का जो मापन है वो दो विधियों से किया जाता है, दो विधियों से किया जाता है। पहला लोरेंज वक्र विधि और दूसरा है गिनी गुणांक विधि है। ठीक है ना, और अब इन विधियों को जो है अपन अगले पार्ट सेकंड जो आएगा उसमें अपन और अच्छे से डिटेल से साझा करेंगे। पार्ट जो सेकंड है उसमें अपन साझा करेंगे विधियों के बारे में, दोनों विधियां अपन उसमें पढ़ेंगे, लोरेंज वक्र विधि और गिनी गुणांक विधि। ठीक है, तो पहला पार्ट आपको कैसे लगा, तो ये आप मुझे साझा कीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा कि आपको और इसमें कुछ ऐड करना है या और भी कुछ आपको इसमें डाउट हुआ है तो आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं। और बस इतना सा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि रीट मेंस या जो भी आपके सेकंड ग्रेड में जो टॉपिक हैं, फर्स्ट ग्रेड के लिए जो टॉपिक हैं, या और भी जैसे अगर जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी आने वाली है तो उसमें भी ये निर्धनता जो टॉपिक है बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और थैंक यू।